नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ जायरेशन। तो देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। मैं यहाँ पे छोटी सी डायग्राम से बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। इसका सारा मास यहाँ कंसंट्रेटेड है। तो इस पॉइंट से इस एक्सिस का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। वैसे तो बड़े सारे पार्टिकल्स होंगे इसमें, उन सब का अपना अपना डिस्टेंस होगा, M1 M2 M3 M4 M5। वैसे ही टोटल मास का जो एवरेज मतलब कंसंट्रेटेड मास जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे, उससे जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको डेरिवेशन होती है छोटी सी कि भाई के की वैल्यू निकाल के बताओ। के से डिनोट करते हैं इसको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल के से डिनोट कर देंगे ये रेडियस ऑफ जायरेशन को, ठीक है। तो देख लो, बड़ा ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, छोटा सा ही है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक बॉडी, फॉर ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम। तो अगर ये कैपिटल एम मास की बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रेडियस ऑफ जायरेशन के अबाउट भी देख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे टोटल मास एम के का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर सिंगल सिंगल पार्टिकल को देखना पड़ा तो फिर आप लिखोगे समेशन ऑफ ऑल द पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, MI/RI का स्क्वायर। ये होगा सभी पार्टिकल्स का मिक्स करके। इसका मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही बॉडीज के लिए है तो दोनों इक्वल ही होंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं। M² इज इक्वल टू समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं, तो मैं ओपन करके लिख देता हूँ यहाँ पे M² इज इक्वल टू, तो देखो क्या बनेगा, M1/R1 का स्क्वायर प्लस M2/R2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते ये कितने तक जाएंगे, MN/RN का स्क्वायर तक, ठीक है। मान लो कि हम सिचुएशन ये बना रहे हैं कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू, ऐसे करते करते सब बराबर है और सभी M के बराबर है, ठीक है। और साथ में ये जो टोटल मास मैंने M लिखे है वो किसका है, एक पार्टिकल का इनटू जितने टोटल पार्टिकल हैं, तो पूरा मास आ जाएगा। तो ये भी उठा के पुट कर दो दोनों चीज़ें। तो जैसे मैं दोनों चीज़ें पुट करूँगा, लेफ्ट साइड आएगा मेरे पास छोटा वाला MN इंटू के का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे मैं सारे मासेस कॉमन ले लूँगा, तो देखो यहाँ आ गया M, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते RN का स्क्वायर, ये बन गया। तो M से M को उड़ा देते, ठीक है। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी, तो देखो के की वैल्यू बड़ी आसानी से आ गई, के² इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही ये RN का स्क्वायर तक चल जाएगा डिवाइडेड बाय, उस तरफ से n यहाँ आ जाएगा। बस उसके बाद क्या, ये स्क्वायर हटेगा और रूट लग जाएगा। ये बन गई आपके पास छोटी सी रेडियस ऑफ जायरेशन की डेरिवेशन, ठीक है। अगर आपने बड़ी करके लिखनी है तो उसमें कुछ खास नहीं होता है, ये जो मैंने आई करके लिखा दिया आपको, ये आपको पूरा फुल करके लिखना है ऐसे बड़ा करके, बस सारा ओपन करके, एक एक पार्टिकल के लिए, दो दो पार्टिकल के लिए, फिर इकट्ठा करो उनको। तो उससे शॉर्टेस्ट वर्जन ये होता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं पेपर में, बस इसके साथ डायग्राम बना देनी है, ठीक है। अब डायग्राम कैसी आएगी वो मैं यहाँ बना देता हूँ। तो डायग्राम में आपको कुछ बड़ा ज़्यादा खास बनाना नहीं होता है, इसकी डायग्राम बड़ी आसान सी होती है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो इसी के पास ऑब्जेक्ट भी बड़ी होगी, तो लेट्स सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका टोटल मास होगा कुछ M। तो ये सेंटर से एक लाइन जाएगी यहाँ तक, इसी को बोल देंगे रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। ऐसे ही आपने छोटे छोटे पार्टिकल से लेके जानी है तो आप ले जा सकते हो M1, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको मैं बोल दूंगा R1, ऐसे ही यहाँ पे बना देते हैं R2,
m2 से, ऐसे ही यहाँ से चल जाएगा m3 और r3, ये बन गया। ठीक है, बस इतनी सी डायग्राम बनानी है। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो, इसका फॉर्मूला मैं वैसे याद रखने के लिए बता देता हूँ। देखो, नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv², यही लिखना होता है। अब हमने यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या लिखनी है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ m की जगह हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v की जगह लिखते हैं ओमेगा। बस ये बनाना है। तो ये भी उन्हीं की तरह होगा जैसे आपने पहले की है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाफट, बड़ी छोटी सी चीज़ है ये। फिर से, फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या होगा? वी आई इज इक्वल टू आर आई ओमेगा, ये तो हमें पता ही है। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो के ई आई लिख देता हूँ मैं, आई मतलब वही, फ्रॉम 1 to n, तो हाफ ऑफ mv² होता है, तो mi vi का स्क्वायर। अब हमें पता है v क्या है। v क्या होता है? v इज इक्वल टू, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, तो mi, इसकी जगह r और इसकी वैल्यू भरता हूँ, आर आई का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। देखो, सॉल्व हो गया। अब आपको दिख रहा होगा इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बन गया फॉर्मूला आपका, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ, इनिशियल नहीं सॉरी, काइनेटिक एनर्जी फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, उसको हमने समेशन अभी किया नहीं है, हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ mi की जगह मैं लिख देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सभी पार्टिकल्स के लिए, और ओमेगा का स्क्वायर। बस ये बन गया आंसर। अब इस पे समेशन लगाओ और काम बन जाएगा आपका। इस तरफ भी समेशन लगा दिया और इस तरफ भी लगा दिया। समेशन लगाया, आई की वैल्यू कहाँ से शुरू करनी है? 1 से n तक, आई इज इक्वल टू 1 to n। तो देखो, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हम समेशन यूज़ करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता, जैसे एक रोड है उसकी बात हो रही होती, तो फिर हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अब क्या बचा? कुछ भी नहीं, ये जो समेशन होके बना है, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा का स्क्वायर, ये बन गया आपका। ठीक है, बस इतना सा काम था।